जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। अपन सेल बायोलॉजी में आगे के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कल क्या पढ़े थे? कल पढ़े थे गोल्जी का, लाइसोसोम और वैक्यूल। आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आज क्या क्या पढ़ना है? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक पढ़ना है अभी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। टॉपिक का नाम लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हिंदी में लिखिए सूत्रकणिका। ऐसे हिंदी में बहुत कम ही जानता होगा, है ना। सब तो माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जानता है। सूत्रकणिका। चलिए बेसिक्स शुरू करते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट होगा वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। बेसिक से लेकर माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका के बारे में क्या जानते हैं? कुछ लॉजिक पता है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले कॉलिकर ने, कौन? कॉलिकर ने कब? 1880 में, ठीक है। कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को, साथ में लिख लीजिए थोड़ा पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम, ठीक है, कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कीटों की रेखीय पेशियों में, मतलब कोशिका द्रव्य रूप में प्रेक्षित किया था। किसमें किया था? सर्वप्रथम कीटों की रेखीय पेशियों में कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म कणिकाओं के रूप में प्रेक्षित किया। घबराना नहीं है कि आप ना ज्यादा मतलब दो चार लाइन में लिख दिए। इसमें देखिए मैंने इंपॉर्टेंट क्या बातें हैं। सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में 1880 में किसने? कोलिकर ने। आप कोलिकर को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ देखा था? कीटों की रेखीय पेशियों में, ठीक है, कोशिका द्रव्य कणिकाओं के रूप में प्रेक्षित किया। बाद में जाकर के इसी कोशिका द्रव्य जिसको ये कोलिकर ने प्रेक्षित किया, पाया, इसी कोशिका द्रव्य को बाद में अल्टमान ने कोशिकांग माना और इसको बायोब्लास्ट कहा। क्या कहा? बाद में जाकर के इसी कोशिका द्रव्य को, ठीक है, कोशिका द्रव्य कणिकाओं को अल्टमान ने कोशिकांग माना, यानी कि सेल ऑर्गेनील माना। कोशिकांग माना, सेल ऑर्गेनील, कोशिकांग का सेल ऑर्गेनील, कोशिकांग माना, और क्या बोला? बायोब्लास्ट बोला। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए जिस कोशिका द्रव को कोलिकर ने क्या मतलब कीटों में पाया था, उस कोशिका द्रव को अल्टमान ने कोशिकांग माना और उसको बायोब्लास्ट कहा। चलिए इसके बाद दो साइंटिस्ट हो गए। इसके बाद कौन आया? फ्लेमिंग को, जैसे कोई बोलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज अगर किसने किया तो आपका ऑप्शन आएगा फ्लेमिंग और अल्टमान। यानी कि फ्लेमिंग भी आप मार सकते हो, अल्टमान को भी मार सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज के श्रेय दिया जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? आप लिखिए फ्लेमिंग एंड अल्टमान को। चलिए यहां तक क्लियर। अब दूसरा एक ऑप्शन और लिखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज को तो सर इसको दिया जाता है फ्लेमिंग और अल्टमान को, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द
माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? सी बेंडा, सी बेंडा। बस अगर इससे पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन आएगा दो चार बस, कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? तो सी बेंडा आप मारिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया खोज के श्रेय दिया जाता है फ्लेमिंग बोल्ट्जमान को। कोशिकांग पहली बार कोशिकांग किसने माना था माइटोकॉन्ड्रिया को? तो बोल्ट्जमान ने माना था, और क्या कहा था? बायोब्लास्ट बोला था। ठीक, यहाँ तक क्लियर। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास कितना होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास कितना होता है? किसी को मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के व्यास यानी कि डायमीटर कितना होगा भैया? माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास डायमीटर होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर है, ये माइक्रोमीटर है। ठीक है, अगर एवरेज बोला जाए, औसतन एवरेज औसतन 0.5 माइक्रोमीटर मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास अगर बोला जाए तो आप व्यास ना 0.2 से 1 माइक्रोमीटर मारिएगा, एवरेज 0.5। और इसका लेंथ की बात कर दिया जाए, लेंथ की बात कर दिया जाता है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, यही 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। और पॉइंट, अगर एक कोशिका में, जैसे एक कोशिका आप ले लिए, चलिए ठीक है, कोशिका हम मतलब काट रहे हैं। कोशिका में देखिएगा, कोशिका में समस्त माइटोकॉन्ड्रिया को, जैसे एक कोशिका में समस्त माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोन। आप लिखिए कि एक कोशिका में स्थित, हिंदी में लिखा रहे स्थित, समस्त माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाती है? माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रियोन कहलाती है, कॉन्ड्रियोन कहलाती है। क्लियर? फटाफट लिखिए आप लोग, कॉन्ड्रियोन कहलाती है। क्या कहा? एक कोशिका में स्थित समस्त माइटोकॉन्ड्रिया, जितना माइटोकॉन्ड्रिया है सारे माइटोकॉन्ड्रिया को मिला दो ना, सारे माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलेंगे? कॉन्ड्रियोन। एक है तो माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए लिखिए, तब इसका हम नंबर पर बात करते हैं। लिखिए फटाफट, साफ करें। ठीक है, लिख लिए होंगे, चलिए साफ करें। अब क्या बात करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। क्या आपको पता है कि एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ऑन एन एवरेज कितना रहता है? अगर आपको आ गया ऑप्शन कि मान ली 1000 से 1600, कोई बोलेगा कि 500, तो क्या मारिएगा? अगर कोई पूछा आपसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या मतलब चौस अमीबा में कितना होता है, क्या बताइएगा? ठीक है, तो वही आप हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। टॉपिक का नाम लिखिए, सब टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या प्रत्येक कोशिका में कितना होता है? प्रत्येक कोशिका में कितना होता है? आप लिखिए पहला पॉइंट, एवरी सेल, प्रत्येक कोशिका में होता है 1000 से लेकर 1600 माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, 1000 से लेकर 1600 होता है। लेकिन माइक्रोएस्टेरियस किसी को वर्ड में प्रॉब्लम हुआ तो वर्ड सुन लीजिए, MICROASTERIS, माइक्रोएस्टेरियस क्लोरेला फस्का, ये एक एल्गी है। क्या है? एक शैवाल है, ये शैवाल का नाम है। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितना है? देखिए, माइक्रोएस्टेरियस क्लोरेला फस्का में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 माइटोकॉन्ड्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आइए चौसस अमीबा, एक अमीबा में है चौसस अमीबा, कितना माइटोकॉन्ड्रिया है? तो बताइएगा। लाखों में है भैया, लाखों में है। कितना है? 5 लाख। अरे आया पीछे वालों, ना ही आया। चलो 3 बता दिए, चलो आगे बता। अब बताओ, एक क्वेश्चन दे रहे तुमको, क्या किसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगा? एक एनिमल सेल है, एक प्लांट सेल है।
दैट मीन्स एक प्लांट ले लो कोई, एक एनिमल सेल ले लो, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगा? गैस करो थोड़ा। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या नॉर्मली एनिमल सेल में ज्यादा होता है। इन नॉर्मली सामान्यतः, ऐसा नहीं, एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन है इसलिए सामान्यतः बोले, ठीक है, सामान्यतः, ठीक है। नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किसमें ज्यादा होता है? एनिमल सेल में, एनिमल सेल में ज्यादा होता है। इसका मतलब ज्यादा होगा किससे? प्लांट सेल से। किससे? प्लांट सेल से, यानी कि जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका में ज्यादा होगा किससे? पादप कोशिका से। समानतः, ऐसा नहीं एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन है इसलिए समानतः बोले। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमल सेल में ये बताइए, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किसमें सबसे ज्यादा है? बहुत सारे एनिमल तो है ही, समस्त जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज्यादा मिलेगा आपको एब्स, यानी कि पक्षियों की उड्डयन पेशियों में, यानी कि पक्षियों जो फ्लाइट करती है, पक्षियों की फ्लाइट में सबसे ज्यादा मतलब क्या मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों पक्षियों की फ्लाइट में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगी? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया रहता है तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, एटीपी रहता है, जिससे वो क्या होता है? पक्षी उड़ पाती है काफी ज्यादा, काफी एनर्जी लगता है उड़ने में, ठीक है। तो जंतुओं में लिखिए, यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए। जंतुओं में, समस्त जंतुओं में सर्वाधिक, सबसे अधिक, सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पीछे जल्दी जल्दी बताओ, पीछे बताओ जल्दी, किसमें अभी बताए थे? किसमें है जी? किसमें है जी? सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किसमें है जी? फटाफट बताओ ना भैया। पक्षियों की उड्डयन पेशियों, पक्षियों की उड्डयन पेशियों में, यानी कि जिससे पक्षी उड़ पाती है ना, उड्डयन पेशी यानी कि फ्लाइट मसल्स में, यानी कि जंतुओं में सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किसमें है? पक्षियों की, बर्ड्स की उड्डयन पेशियों में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, अगर संख्या से रिलेटेड पूछा जाएगा क्वेश्चन तो माइटोकॉन्ड्रिया इतना ही 4-5 पॉइंट है, इसी से आएगा, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं। चलिए साफ करें। अब क्या बात करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर की बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के रिलेटेड बात कहाँ करेंगे? फाउंडेशन बैच में। अभी तो एग्जाम इतना आने वाला है, सब एग्जाम में पूछे जाएगा, वही बात हम कर रहे हैं, ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट ही है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया का और क्या क्या नाम से जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का और क्या क्या नाम से हम जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया है ना, क्या क्या नाम से जानते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया का हम क्या क्या नाम से जानते हैं? इसको कोई बोलेगा क्या क्या? देखिए, पहला पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं ना, यानी कि कोशिका का शक्ति गृह, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल सब जानता होगा। या दूसरा और क्या बोलते हैं? कोशिका का एटीपी संग्रह, ठीक है। या तो यही पूछेगा कि पावर हाउस ऑफ सेल कौन है? कोशिका के एटीपी संग्रह माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के एटीपी संग्रह माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद बताइए, इसको बोलते हैं कोशिका भट्ठी, बोलते हैं ना जी, नहीं बोलते हैं? कोशिका भट्ठी, ठीक है, कोशिका भट्ठी, या इसी को बोलेगा संचयी बैटरी, स्टोर्ड बैटरी। बैटरी में एनर्जी रहता है ना, बैटरी में देखते हैं ना, अरे बैटरी फुल है तो क्या एनर्जी रहता है ना, लाइट बढ़ता है ना, तो वही है संचयी बैटरी। किसका? कोशिका का संचयी बैटरी, कोशिका भट्ठी, यानी कि एनर्जी फुल है, एनर्जी यूज करेगा, किसको कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को।
और क्या बोलते हैं, और क्या एक क्वेश्चन आप पर छोड़ रहे हैं, बोलिए क्या? सर्वाधिक 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 बिजी, ठीक है, सर्वाधिक व्यस्त एवं सर्वाधिक सर्वाधिक सक्रिय, सर्वाधिक व्यस्त एवं सर्वाधिक सक्रिय कोशिकांग, कोशिकांग यानी कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कि माइटोकॉन्ड्रिया को आल्सो ये भी कहते हैं कि मोस्ट एक्टिव, इंग्लिश वाले, मोस्ट एक्टिव, मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट बिजी बिजी सेल ऑर्गेनेल कौन है जी? माइटोकॉन्ड्रिया। बस माइटोकॉन्ड्रिया से आएगा, दूसरा सवाल इसी से पूछेगा, ठीक है, आएगा तो यहीं से आएगा, चाहे जो भी बिहार दरोगा, बिहार जो भी एग्जाम चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन पे बात करते हैं। क्या फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का? क्या फंक्शन है? मेन फंक्शन क्या है? एक फंक्शन है बस, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन क्या फंक्शन है? फंक्शन लिखिए साथ ही साथ। कोशिका का ऑक्सीकरण क्रियाएं, ऑक्सीकरण क्रियाएं यानी कि ऑक्सीकरण क्रियाएं यानी कि वायवीय शोषण, वायवीय शोषण, वायवीय शोषण, ठीक है, और साथ ही साथ वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। कोशिका का ऑक्सीकरण जितनी भी क्रियाएं होगा, जितनी भी O2 से रिलेटेड होगा, जैसे कि एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो यही कारण कह रहा है कि कोशिका का ऑक्सीकरण क्रिया है, जितनी ऑक्सीकरण क्रिया होगा, ऑक्सीडेशन यानी वायवीय शोषण और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और यही होता है एटीपी संग्रह, तब उसके फलस्वरूप क्या करता है? एटीपी को स्टोर कर लेता है, एटीपी को क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है, ठीक है। अभी जो भी हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाए हैं सब इम्पोर्टेंट ही है, आप इसको नोट कीजिए। चलिए प्लास्टिड की ओर बढ़ते हैं, फटाफट लिखिए, जहाँ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा लिख लीजिए और फिर थोड़ा समझ लिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। अब पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? प्लास्टिड की ओर, ठीक है। थोड़ा स्पीड है क्योंकि अभी बहुत सारा एग्जाम है, इसलिए स्लो चलेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए प्लास्टिड की ओर बढ़ते हैं। प्लास्टिक के बारे में क्या जानते हैं? प्लास्टिक को हिंदी क्या कहते हैं? लवक कहते हैं, ठीक है, लवक कहते हैं जी। चलिए टॉपिक का नाम लिखिए, प्लास्टिड, प्लास्टिड हिंदी में लवक, ठीक है। देखिए फास्ट में भी पढ़ा रहे हैं तो हमको लगता है कि समझ में आ रहा होगा, इतना फास्ट नहीं कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए प्लास्टिड लवक क्या है? पहला बात लवक के बारे में, लवक के बारे में पहला बात किसमें प्रेजेंट है? तो प्लास्टिक कहाँ प्रेजेंट है? आपको पहले बताए थे ना, जब डिफ्रेंशिएट कर रहे थे हम एनिमल सेल और प्लांट सेल में, आपको बताए थे वहां कि प्लास्टिक एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है, तो आप लिखिएगा प्लास्टिक प्रेजेंट इन प्लांट सेल। हाँ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, साथ ही साथ विग्लिना में भी प्रेजेंट है। प्लास्टिड किसमें प्रेजेंट है? हम सीधे लिख देगा प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड साथ ही साथ विग्लिना में भी प्रेजेंट है, विग्लिना में भी प्रेजेंट है, ठीक है। प्लांट सेल का फिर हिंदी लिखे क्या? कई बार तो लिख चुके हैं। चलिए विग्लिना क्या है? एक प्रोटोजोआ है, साथ ही लिख लीजिए। विग्लिना क्या है? एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है, विग्लिना एक प्रोटोजोआ है। विग्लिना इसके बारे में जब हम दूसरी क्लास ले रहे थे कनेक्टिंग लिंक के बारे में, कि पहली क्लास में बताए थे कि विग्लिना क्या है? पादप और जंतुओं के कनेक्टिंग लिंक है, पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी है। तो क्या लिखिएगा? साथ में लिख लीजिए पादप एवं
पादप एवं जंतुओं के पादप जंतुओं के बीच की कड़ी। अरे बोलिए, बीच की कड़ी। ठीक है, चलिए प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट है एंड इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लास्टिड कितने होता है टाइप्स का? 3 टाइप्स का होता है प्लास्टिड। 3 टाइप्स का हम यही क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। पहला क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जिसको कहते हैं हिंदी में वर्णी लवक। ठीक है, दूसरा क्लोरोप्लास्ट जिसको कहते हैं हरित लवक। एंड तीसरा ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जिसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, चलिए क्रोमोप्लास्ट पर चलते हैं। क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्या नाम पड़ा? क्योंकि इसमें क्रोमोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं केराटिनॉइड पिगमेंट, केराटिनॉइड पिगमेंट, केराटिनॉइड पिगमेंट, पिगमेंट। पहले क्रोमोप्लास्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। केराटिनॉइड पिगमेंट होती है, केराटिनॉइड पिगमेंट होती है। केराटिनॉइड पिगमेंट में कौन होता है? केरोटीन और जेंथोफिल। ठीक है, कौन होता है इसमें? केरोटीन, केरोटीन और जेंथोफिल, जेंथोफिल, केरोटीन और जेंथोफिल होता है। यानी कि क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में केरोटिनॉइड पिगमेंट, केरोटीन और जेंथोफिल होता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, क्रोमोप्लास्ट मुख्यतः, क्रोमोप्लास्ट मुख्यतः, मुख्यतः क्रोमोप्लास्ट मुख्यतः पेरिकार्प, पेरिकार्प, फिर बता रहा हूँ पेरिकार्प की विशेष क्लास हम जब मॉर्फोलॉजी लेंगे, ठीक है, वहां डिस्कस करेंगे। पेरिकार्प एवं पेटल से उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, पेरिकार्प एवं पेटल से उत्पन्न होती है। और पॉइंट लिखिए इसमें। एक बात पता है आप लोग को, मिर्ची और टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? मिर्ची और टमाटर का लाल रंग वही केराटिनॉइड पिगमेंट, केराटिनॉइड पिगमेंट लाइकोपीन के कारण होता है। तो साथ ही लिख लीजिए, मिर्ची, मिर्च एवं टमाटर का लाल रंग, लाल रंग देकर बाद में क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। ठीक है, किस कारण होता है? टमाटर और मिर्च का लाल रंग किस कारण होता है? केराटिनॉइड पिगमेंट लाइकोपीन के कारण, लाइकोपीन के कारण। हिंदी वाले लिख ले, लाइकोपीन के कारण, लाइकोपीन के कारण। ऐसे हिंदी वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लाइकोपीन के कारण। ठीक, ठीक है, मिर्च और टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। चलिए उसके बाद इसी में क्रोमोप्लास्ट में भी अगला अगला क्या है? क्रोमोप्लास्ट में ही अगला है ये है कि फलों का पीला, फलों का पीला नारंगी रंग किस कारण होता है? तो लिखिए, फलों का पीला नारंगी, पीला नारंगी रंग किस कारण होता है? अल्फा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन एंड गामा कैरोटीन के कारण, गामा कैरोटीन के कारण। लिखा हुआ दिख रहा है? चलिए, अल्फा कैरो मतलब अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, पीला और नारंगी रंग, ठीक है, इसी सब के कारण होता है। बीटा कैरोटीन के बारे में एक पॉइंट शानदार है, लिखिए 2 पॉइंट। बीटा कैरोटीन को क्या जानते हैं? विटामिन ए का पूर्व पदार्थ, यानी कि विटामिन ए
जो विटामिन ए होता है बीटा कैरोटीन से ही आता है। तो विटामिन ए का पूर्व पदार्थ हो गया बीटा कैरोटीन। साथ ही ये गाजर की जड़े में प्रचुर मात्रा में बीटा कैरोटीन मिलता है। तो बीटा कैरोटीन के बारे में 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, आप साथ में लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 लाइन। बीटा कैरोटीन कोई पूछेगा कि भैया आप पढ़ रहे साइंस, बताइए विटामिन ए का पूर्व पदार्थ क्या है। विटामिन ए का पूर्व पदार्थ किसको कहते हैं? पूर्व पदार्थ यानी कि जिससे ये विटामिन ए बाद में जिससे आया होगा, बीटा कैरोटीन से आया विटामिन ए, तो विटामिन ए का पूर्व पदार्थ हो गया बीटा कैरोटीन। ठीक है, तो बीटा कैरोटीन आप कहते हैं ना गाजर खाते हैं तो गाजर से विटामिन ए मिलता है। भैया गाजर खाते हैं तो गाजर से बीटा कैरोटीन रहता है, गाजर में बीटा कैरोटीन, तो वहीं से विटामिन ए मिलेगा। ठीक है, तो गाजर की जड़े में प्रचुर मात्रा में ठीक है, प्रचुर मतलब अधिक मात्रा, अत्यधिक या अधिक, जो भी लिखिए आप लिख लीजिए, अधिक मात्रा में लिखावट दिख रहा है। चलिए, विटामिन ए का पूर्व पदार्थ बीटा कैरोटीन, गाजर की जड़े में प्रचुर मात्रा में, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको स्टार लगा लीजिए। चलिए, ये हम क्रोमोप्लास्ट के बारे में डिस्कस कर दिए। उसके बाद अब क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है। तो चलिए क्लोरोप्लास्ट बाद में, इससे अभी ल्यूकोप्लास्ट पर हम चलते हैं। चलिए इसको साफ करें, चलिए साफ करते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट बता दिए, अब क्लोरोप्लास्ट बताएंगे, ल्यूकोप्लास्ट, तो इसके बाद तुरंत ल्यूकोप्लास्ट बता दे रहे हैं, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट बताएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए फटाफट लिखिए, समझते चलिए, साथ ही जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसका गोल फिक्स कीजिए और तैयारी अच्छे से कीजिए, ताकि वो एग्जाम में आपको एक सीट मिल सके। ठीक, सिर्फ भाग नहीं लेना है एग्जाम में, आज के समय भाग नहीं लेना, भाग तो लेंगे बट एक सीट भी लेना है अपना, है ना? तो कहिएगा फिर आप क्यों ले रहे हैं? भाई मेरा पर्पस तो यही है कि आप लोग को शिक्षित करे, आप लोग को जॉब दिलाए। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, अब ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट पर हम क्या जानते हैं? पहला ल्यूकोप्लास्ट पर हम क्या जानते हैं? ल्यूकोप्लास्ट बारे में, ये कलरलेस प्लास्टिड है, ठीक है, रंगहीन प्लास्टिड है। कहने के तात्पर्य कलरलेस प्लास्टिड मतलब रंगहीन लवक है, जिसमें रंग नहीं रहता है, रंगहीन लवक है। दूसरा, इसका काम क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? ल्यूकोप्लास्ट का भोजन का स्टोर करना, यानी कि संचय करना। ठीक है, भोजन का संचय, इंग्लिश वाले लिख लीजिए साथ में, स्टोर्ड फूड, भोजन का संचय ल्यूकोप्लास्ट 3 रूप में करता है। ठीक है, एक तो ल्यूकोप्लास्ट 3 रूप में, एक है इसका एमाइलोप्लास्ट, ठीक है, दूसरा एलियोप्लास्ट, तीसरा एल्यूरोप्लास्ट। 3 है ना? एमाइलोप्लास्ट का हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में मंडल लवक, ठीक है, मंड लवक। इसका एल्यूप्लास्ट तेल लवक, आप नाम से ही याद हो जाना चाहिए। और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन लवक, एग्जाम में तो प्रोटीन लवक नहीं पूछेगा, बस एल्यूरोप्लास्ट पूछ देगा, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन हो। कंफ्यूजन हो। तो देखिए एमाइलोप्लास्ट है ना, तो मंडल लवक यानी कि किसको स्टोर करेगा? मतलब कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, यानी कि ये मंडल लवक क्या करेगा? मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट का संचय करेगा। बोलिए जी, यानी कि मंड के रूप में, संचय मतलब स्टोर करेगा। तो स्टार्च के रूप में, मंड मतलब क्या होता है, मंड का इंग्लिश स्टार्च, तो स्टार्च के रूप में किसका संचय, कार्बोहाइड्रेट का संचय। एग्जाम्पल में दे दे एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, जो सब दिन आप लोग खाते हैं सब्जी में, क्या खाते हैं, आलू, ठीक है, आलू। चलिए उसका एलियोप्लास्ट, तेल लबक, तेल लबक है सीधे किसका संचय करेगा, वसा, फैट एवं तेल का तेल का संचय, ठीक है, वसा एवं तेल का संचय। और एलियोप्लास्ट किसका संचय करेगा, प्रोटीन का संचय, प्रोटीन का संचय। यहां तक क्लियर, ठीक है, वसा एवं तेल का संचय, प्रोटीन का संचय, ये ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ा दिए। चलिए अब हम किसका लास्ट है, अब किसका है, अब हम क्लोरोप्लास्ट पर डिस्कस करते हैं। टॉपिक का लास्ट है क्लोरोप्लास्ट। चलिए ठीक है, चलिए लिख लिए होंगे आप लोग क्लोरोप्लास्ट बारे में। क्लोरोप्लास्ट बारे में क्या जानते हैं आप, किसी को पता हो क्लोरोप्लास्ट की लेंथ कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, उसके बाद चौड़ाई कितनी होती है, पता है, पता है तो बताइएगा, है ना। टॉपिक का फिर तीसरा सब टॉपिक का नाम है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसका क्लोरोप्लास्ट का क्या, हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। पहला पॉइंट क्या है, क्या पहला पॉइंट, ये फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में मदद, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा, इसी की सहायता से फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है प्लांट में। चलिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की बात क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड, दुई झिल्ली युक्त है, यानी कि दुई झिल्ली, झिल्ली, दुई झिल्ली युक्त है। आप एक और बात बताइए, साइड में लिख दे रहा हूं, क्या आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड था, यानी कि साथ में साइड में लिख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये कितना है, ये दोनों डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, क्या है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है। उसके बाद ये राइबोसोम, जो कल पढ़ाएंगे, राइबोसोम नो मेम्ब्रेन बॉन्ड, यानी कि नो मतलब नहीं है रे, नो मेम्ब्रेन बॉन्ड, नो मेम्ब्रेन बॉन्ड। उसके साथ ये वैक्यूल में, वैक्यूल में दिख रहा है, वैक्यूल में सिंगल लेयर होता है, सिंगल लेयर होता है, जिसको नाम है टोनोप्लास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टोनोप्लास्ट, ठीक है, सिंगल लेयर है जिसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये साइड में आप लिख लीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, राइबोसोम नो मेम्ब्रेन बॉन्ड है, कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं है, वैक्यूल सिंगल लेयर होता है जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। यही क्लोरोप्लास्ट हम डिस्कस कर दिए। क्लोरोप्लास्ट की आप नंबर की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट की संख्या, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की संख्या प्रत्येक कोशिका में कितना होती है, कितना होता है क्लोरोप्लास्ट की संख्या प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में कितना होता है, 20 से 40, जबकि आपको इससे पहले क्या बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितना होता है, 1000 से 1600, प्लास्टिड की 20 से सॉरी क्लोरोप्लास्ट की 20 से 40। उसके बाद क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में कितना होता है, सिर्फ एक होता है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट में एक, क्लेमाइडोमोनास में एक होता है।
क्लोरोप्लास्ट की लंबाई कितना होता है और चौड़ाई कितना होता है, साथ ही साथ बताइए लंबाई चौड़ाई। क्लोरोप्लास्ट की लंबाई जो होता है, स्ट्रक्चर की बात फिर मैं बता रहा हूँ, अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी एग्जाम के व्यू से इंपोर्टेंट दे रहा हूँ जो कि एग्जाम में आएगा। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर के बारे में बात हम करेंगे, जो कि फाउंडेशन बैच में फिर से पढ़ाएंगे, जब उसमें डिस्कस करेंगे। अभी तो एग्जाम के लिए जैसे एसआई का एग्जाम आ रहा है, दरोगा का, फिर बिहार में जितना भी एग्जाम आ रहा है, तो सब साइंस जो आएगा सेल बायोलॉजी से, इसी से लगभग आएगा। अब 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, इसके लिए तो क्या कर सकते हैं, आएगा ही। क्लोरोप्लास्ट की लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर और चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है, याद रख लीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट की लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर और चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का महत्व क्या है, क्यों क्लोरोप्लास्ट इतना जरूरी है, तो महत्व इस साइड लिख दो। चलिए महत्व लिखाओ, क्लोरोप्लास्ट की महत्व क्या है, चलिए ऐसे लिख देता हूँ साइड में। क्लोरोप्लास्ट की महत्व, पहला क्या है, पहला क्या क्लोरोप्लास्ट की महत्व, फोटोसिंथेसिस करना। अगर भैया क्लोरोप्लास्ट नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब ये बताए थे फर्स्ट लाइन में फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्लोरोप्लास्ट की महत्व क्या है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, बोलो हाँ कि नहीं, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, बोलो ना, पीछे वालों, पीछे वालों। चलिए फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। दूसरा, O2 और CO2 बैलेंस इन नेचर, प्रकृति में O2 और CO2 की बैलेंस बनाए रखते हैं, जिस कारण किसी को दिक्कत नहीं रहता, और ग्लोबल वार्मिंग को क्या करता है, कम करके रखता है। तो O2 एंड CO2 बैलेंस इन नेचर, यानी कि प्रकृति में O2 और CO2 को बैलेंस बना के रखती है। O2 एंड CO2 बैलेंस इन नेचर, जिस कारण से क्या होगा, जिस कारण से ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। फिर बता रहा हूँ, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इकोलॉजी में पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे ग्लोबल वार्मिंग कम, यानी कि CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया, और CO2 का लेवल बैलेंस है, तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। और क्या करेगा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जो कि जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में महत्वपूर्ण साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में महत्वपूर्ण। और लास्ट ये है कि पृथ्वी की सुहावनी हरियाली बनाए के रखता है कौन, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, पृथ्वी की सुहावनी हरियाली बनाए रखने में मदद करती है, ठीक है। यहाँ तक अभी का जो भी हम अभी जो पढ़ाए है, माइटोकॉन्ड्रिया और ये प्लास्टिक, यहाँ तक खत्म हो गया। ये हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। अगर आप अच्छे से नोट्स अभी तक जो भी सेल बायोलॉजी में पढ़ाया हूँ, अगर एग्जाम में जो भी एग्जाम में आ रहा है, लगभग वो क्वेश्चन नोट्स से आएगा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे आएगा, वो ठीक है कि मान लीजिए बाहर से भी आ गया चलेगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन अटैच विथ हमारे नोट्स बुक से आएगा। आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, और मैं भी आपके साथ बने रहते हैं साथ ही साथ, और आगे पूरा बायोलॉजी, पूरा केमिस्ट्री, पूरा फिजिक्स लेकर आ रहा हूँ। आप साथ में बने तो रहिए, देखिए क्या कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता हूँ मैं आपको। चलिए, क्लास ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद।